तो माइक्रोब्स वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, ठीक है। इस माइक्रोब्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि माइक्रोब्स का इंट्रोडक्शन क्या है ना। हमने ये पढ़ लिया कि किस तरीके से माइक्रोब्स हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है। हमने फिर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ ली और अब हम लोग जो एक और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का सब टॉपिक, दैट इज फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। ताकि आपको पता होना चाहिए कि फूड प्रिजर्वेटिव्स या फिर मैं ये कहूँ फूड प्रिजर्वेशन ये एंटायर प्रोसेस आखिर है क्या, ठीक है। तो देखो होता कैसा है कि जब भी हम लोगों के पास कोई फूड होता है, हो सकता है फूड के नाम पे कोई सब्जी हो सकता है कोई फल हो, कोई ग्रेन हो, कोई पैक्ड फूड हो जैसे चिप्स बिस्किट, है ना। इस तरीके का कोई भी पर्टिकुलर फूड अगर आपके पास है तो अगर आप उस फूड में ऑब्जर्व करते हो, अगर आप देखते हो कि अरे यार इस फूड आइटम का कलर पहले जैसा हुआ करता था और अब ये वैसा नहीं है, देयर इज अ चेंज इन कलर। या फिर आप ये देखते हो कि जब ये फूड बना था ताज़ा ताज़ा उस वक्त इसकी स्मेल ऐसी थी और अब इसके अंदर से बहुत गंदी सी या चेंज स्मेल आ रही है। या फिर जब आप ये देखते हो कि जब ये फूड बना था तब इसका टेस्ट ऐसा था और अब इसका टेस्ट बदल गया है ना, ठीक है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस जो आप फूड में ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस जो बेसिकली आप फूड में ऑब्जर्व करते हो, चेंजेस हो सकता है उसके कलर को लेकर ठीक है, हो सकता है चेंजेस आपके उसके स्मेल को लेकर हो सकता है चेंजेस उस फूड के टेस्ट को लेकर तब बेसिकली इन सभी केसेस में हम लोग ये कहते हैं कि जो फूड है हम लोगों के पास वो खराब हो चुका है, ठीक है। हमारा जो फूड है वो क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। अगर इनमें से कोई भी आप क्या करते हो, फूड में चेंजेस ऑब्जर्व करते हो तो आप ये कहते हो कि जो फूड है वो बेसिकली आपका क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। और अगर मान लेते हैं ऐसे स्पॉइल्ड फूड को अगर आपने ये सोच के रखा है कि हम स्पॉइल्ड फूड को कंज्यूम करेंगे, कई बार कैसा होता है गलती से कोई फूड इतना ज़्यादा स्पॉइल नहीं हुआ है कि आप फील कर पाओ उसके अंदर की स्मेल, उसके अंदर का कलर चेंज, उसका टेस्ट, और आप अनजाने में वो स्पॉइल्ड फूड को आप कंज्यूम कर लेते हो। मैं खुद लास्ट 1 ईयर में 2 बार फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हूँ, ठीक है। और दोनों बार वो फूड मेरे भाई ने ला कर खिलाया था किसी रेस्टोरेंट से। बताओ, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अच्छा ही तो लगता है, स्पेसिफिकली मेरे को ही ज़बरदस्ती के फूड पॉइजनिंग करवाना चाह रहा है। तो जब भी आप इस तरीके का स्पॉइल्ड फूड खा लेते हो कई बार हम पहचान नहीं पाते, अदरवाइज किसी फूड में से बदबू आ रही है तो क्यों वो इंसान क्या वो फूड खाएगा, ऑब्वियसली नहीं खाएगा यार, है ना, नहीं कोई नहीं खाएगा। तो इसका मतलब गलती से कभी अगर ऐसा कोई भी केस जिसमें आप पहचान नहीं पाए या फिर वो फूड जस्ट आप लोगों का खराब होना शुरू ही हुआ था, ठीक है, वो फूड आप लोगों का जस्ट खराब होना शुरू ही हुआ था और उसमें से ऐसी कोई बदबू या उसका कोई कलर चेंज या तो उसका कोई टेस्ट चेंज अभी फील नहीं हो रहा था, ऑब्जर्व नहीं हो रहा था और हमने गलती से अगर उस फूड को कंज्यूम कर लिया तो ऐसे केस में हम लोगों को एक हेल्थ डैमेज हमारा हो जाता है एंड दैट पर्टिकुलर हेल्थ डैमेज इज नोन एज बेसिकली फूड पॉइजनिंग, ठीक है, जिसमें आपको वॉमिटिंग आएगी, आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपका पेट खराब हो चुका है, आप बीमार हो जाओगे, बुखार आ जाएगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें। और कई बार अगर हम इस फूड पॉइजनिंग को ऑन टाइम अगर क्योर नहीं भी करते हैं तो ये डेथ तक हो सकती है फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो बेसिकली फूड को ये जो स्पॉइलेज है, इस स्पॉइल्ड फूड को खाना हमारी सेहत के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता। तो मैडम आप स्पॉइल्ड फूड खा क्यों रहे हो, सही बात है यार, मत खाइए, पहचान जाइए, नहीं खाइए। लेकिन मैडम अगर मान के चलते हैं कि काश ये फूड स्पॉइल ही नहीं होता तो कितना अच्छा होता, है ना।
बराबर। अगर ये फूड कभी स्पॉइल ही ना हो या कुछ समय तक अगर फूड स्पॉइल ही ना हो तो कितना अच्छा हो। पता चल रहा आप फूड बना रहे हो, 1 घंटे बाद स्पॉइल हो जा रहा है, फिर ऐसा फूड आपके किस काम का, है ना। तो बेसिकली हम अपने हेल्थ को डैमेज नहीं करना चाहते। तो ये जो फूड स्पॉइल होता है, ये फूड स्पॉइल आखिर होता किसकी वजह से है, हमने ये सोचा। तो हमने बोला ओ, इस फूड स्पॉइलेज के पीछे किसका हाथ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हाथ है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को क्या कर चुके हैं या क्या कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। हमने कहा ओ, यहाँ पे किसका हाथ है, फूड के स्पॉइल होने का हाथ है, राइट। मैंने यही कहा है ना, मैंने यही कहा कि अच्छा यहाँ तो फूड के स्पॉइल होने का यार है, बताओ फूड स्पॉइल कर रहा है यार मुझको। तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़राब कर देते, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को ख़राब कर देते हैं। तो बेसिकली अब हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि स्टॉप हम लोगों को फूड के अंदर में, जो हम लोगों का फूड होता है उस फूड के अंदर में हमको इनकी जो ग्रोथ होती है ना, हमको इनकी ग्रोथ एक्चुअली बेसिकली क्या करनी है, रोकनी है ना। देखो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा ही नहीं होंगे तो फूड स्पॉइल ही नहीं होगा। अगर फूड स्पॉइल ही नहीं होगा तो हम लोगों की हेल्थ को किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज ही नहीं पहुंचेगा। तो बेसिकली हर चीज का जो विलन है वो कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो कितना अच्छा होगा यार कि अगर तुम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ही रोक दो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने से ही रोक दो, कि उस पर्टिकुलर खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा ही ना हो, कितना अच्छा होगा, है ना, बहुत अच्छा होगा, है ना, कितना अच्छा होगा। तो जब भी हम किसी भी प्रकार के फूड में, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, कुक्ड हो, सेमी कुक्ड हो, रॉ हो, ग्रेन्स हो, किसी भी प्रकार के फूड में अगर आप क्या करते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर आप उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करते हो, बोलो, स्टॉप करते हो या फिर प्रिवेंट करने की कोशिश करते हो, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। उस स्टेप्स जो हम ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टेप्स को हम लोग कहते हैं कि हम लोग फूड को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज वी आर डूइंग फूड प्रिजर्वेशन। एंड मैं समझने में शायद सक्षम हो गई होंगी कि वाई द फूड प्रिजर्वेशन इज वेरी नेसेसरी। अगर आप फूड को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो बीमार तो होंगे ही होंगे, प्लस उस फूड को बनाने के लिए जो आपने मटेरियल खर्च किया है ना, आपने जो टाइम अपना इन्वेस्ट किया, जो मनी आपकी इन्वेस्ट हुई, वो सब बर्बाद हो जाएगा। कैसा लगेगा, तुमने बहुत मेहनत से कोई बहुत अच्छी डिश बनाई, सुबह बना के गए, शाम को आके देख रहे हो यार तो खाना खराब हो गया, फिर तो ऐसे में हम लोग वो सारा अपना इन्वेस्टमेंट फेल नहीं होने देना चाहते हैं। सो दैट्स वाई वी आर वेरी ईगर, हम बहुत ईगर हैं कि यार किसी तरीके से फूड को बोलो क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। अब देखो होता क्या है कि फूड को प्रिजर्व करने के होते हैं टोटल 2 तरीके। कैसा होता है, जब बहुत पुरानी सदियों की बात है, जब हमारी साइंस या केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी डेवलप, तो पुराने ज़माने में भी लोग खाना बनाते थे। पुराने ज़माने में भी लोग क्या करते थे, आप लोगों का तरीके यूज़ करते थे खाने को प्रोटेक्ट करने के, है ना। तो बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन कोई आज के समय की डिमांड नहीं है, ये सदियों से चला आ रही एक प्रैक्टिस है जो एक इंसान फॉलो करता है ताकि वो अपने खाने को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो देयर आर सम फिजिकल मैथड्स, कुछ ऐसे फिजिकल मैथड्स होते हैं जिन फिजिकल मैथड्स को, या फिर चलो फिजिकल केमिकल पे वर्ड में यूज़ नहीं करती, कुछ नेचुरल मैथड्स होते हैं और कुछ होते हैं सिंथेटिक मैथड्स जिनके वाया आप फूड को प्रिजर्व रखने की बातचीत करते हो। तो नेचुरल मैथड्स में अगर मैं बात करूं जो सदियों से चलते आ रहे हैं, तो द मोस्ट कॉमन मैथड अमंग देम इज, वो होता है आप लोगों का ऑयल प्लस सॉल्ट, ठीक है। जैसे घरों में जब अचार बनाया जाता है, पिकल, है ना, तो हम लोग अचार में बहुत सारा तेल डाल देते हैं। बहुत सारा तेल या नमक डालने से होता क्या है, वो चीज़ जल्दी खराब नहीं होती। तो ये एक हो गया आपका नेचुरल तरीका, ठीक है।
दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी कोई मीठी चीज़ बनाई जाती है घरों में, अब जैसे मार्केट में मीठी चीज़ के नाम पे जैम बहुत ही फेमस है, बट घरों में क्या बनता था, मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, आम का मुरब्बा। मेरी नानी बनाया करती थी आम का मुरब्बा, मुझे बहुत पसंद था, है ना, या नींबू का मीठा अचार। तो इसी कोई भी अगर आपका शुगरी फूड अगर आप घर में बना रहे हैं तो उस शुगरी फूड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, शुगर को यूज़ करते हैं। तो शुगर इट्स शुगर या फिर गुड़, जैगरी, वॉट एवर यू प्रेफर, बट जैगरी इज़ वेरी गुड, ठीक है, हेल्थ वाइज। शुगर इज़ नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। तो जो भी आप यूज़ करते हैं वो पर्टिकुलर सब्सटेंस शुगर या फिर जैगरी आपके उस फूड को प्रिजर्व करने का काम करती है, ठीक है। या तीसरा तरीका एक और होता है, आप अगर किसी भी चीज़ को काफ़ी दिनों तक अगर आप चलाना चाह रहे हो कि अच्छा ये थोड़ा लंबे समय तक चले, तो बेसिकली एक टेक्निक और होती है, आप उसको स्टोर करके रखिए प्रॉपरली, ठीक है। आप उसको क्या करके रखिए, स्टोर करके रखिए प्रॉपरली। अब देखो यहाँ पे जो ये वर्ड है कि स्टोर करके रखिए प्रॉपरली, इस स्टोर करके रखिए प्रॉपरली का क्या मतलब है यार, मतलब कहाँ स्टोर करके रखें, तिजोरी के अंदर छुपा के रखें, है ना, कि कहाँ रखें। तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्टोर प्रॉपरली करने का मतलब ये होता है कि आप इसको यूजुअली किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे ठंडा टेम्परेचर है, ठीक है। ठंडे टेम्परेचर से फ़ायदा क्या होता है, देखो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को स्पॉइल करने में जिनका मुख्य भूमिका जो निभाते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है या जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उतने ज़्यादा टेम्परेचर पे ये लोग क्या करते हैं, जल्दी 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 रिप्रोडक्शन करके कुछ घंटों के अंदर ही बहुत सारे संख्या में पैदा हो जाते हैं और फूड को ख़राब कर देते है ना, राइट, वो ख़राब कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर हम लो टेम्परेचर पे फूड को स्टोर करेंगे तो लो टेम्परेचर पे ये जो बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी ग्रोथ एक्चुअली स्टॉप हो जाती है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अगर स्टॉप हो जाएगी तो आप खुद समझ जाइए क्या होगा मैडम, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं तो फिर बैक्टीरिया खराब कैसे करेगा खाने को। तो इस तरीके से हम हमारे खाने को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रिज में, ठंडी जगहों में आप अपने खाने को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप अपने खाने को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके मैडम, ठीक है, ये एक तरीका हो गया, है ना। अब जैसे मान के चलते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मान लेते किसी के घर में फ्रिज नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा, तो ऐसे में एक्चुअली एक और मेथड होती है जिसको हम लोग कहते हैं रीहीटिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीहीटिंग। रीहीटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो खाना है, जब आपने या कोई भी फूड है आपने जब उसको बना लिया है, तो बना लेने के बाद आप उस पर्टिकुलर फूड को बार बार गर्म करो। ऐसा नहीं कि हर 10 मिनट में गर्म करो, 2-2, 3-3 घंटे के इंटरवल में आप उसे गर्म करते जाओ। अगर आपके घर में उस पर्टिकुलर फूड को कोल्ड टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे स्टोर करने का कोई ऑप्शन नहीं है तो, है ना, आप उसको रीहीट करते जाओ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अभी सुबह मैंने खाना बनाया, दोपहर को 2 बजे एक बार रीहीट कर लिया, फिर उसके बाद शाम को 6 बजे रीहीट कर लिया, रात को सोते वक्त रीहीट कर लिया, ऐसे। तो आप इस तरीके से अपने फूड को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। रीहीट करने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया या कोई भी दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उस फूड के अंदर जा चुका है तो वो हीटिंग करने की वजह से, जब हम हीट करते हैं उसको, तो वो हीटिंग उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो लोग क्या कर देती है, किल कर देती है, मार डालती है। तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे ठंडी के वक्त या बारिश के वक्त ऑलरेडी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है, तो हमको बार बार रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं मैंने सुबह 6 बजे खाना बनाया है, तो मैं उसको रीहीट कब करूँगी, शाम को 6 बजे, ये काफ़ी है, सफिशिएंट है टाइम, है ना। लेकिन अगर गर्मी में ये खाना बनाया है जहाँ पे टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो भैया जैसा मैंने इससे पहले आपको शेड्यूल बताया था, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको उसको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू रीहीट इट,
ठीक है, आप उसको बार बार रीहीट करते हैं, तब जाके आपका फूड लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, सेफली रहता है। ये हो गया एक तरीका। एक और तरीका होता है, देखो हर तरीका हर प्रकार के फूड के लिए एप्लीकेबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास अचार है, ठीक है, पिकल, तो ऑब्वियसली आप उस अचार को बार बार रीहीट तो करोगे नहीं, है ना। अचार को ये रीहीट करने की या फ्रिज में स्टोर करने वाली चीज़ तो है नहीं, तो उसको सेफ रखने का तरीका है ऑयल एंड सॉल्ट। अगर आपके पास दूध है, सब्जी है, दाल है, तो उसको सेफ रखने का तरीका क्या है, या तो कोल्ड टेम्परेचर या तो फिर आप लोग रीहीट करो। अगर तुम बोलोगे नहीं मैडम मैं दाल में बहुत सारा नमक डाल दूंगी, इसको प्रिजर्व कर दूंगी, तो तुम सोचो वो बहुत सारे नमक वाली दाल फिर तुम्हें खानी भी पड़ेगी। तो हर फूड के लिए सारे प्रिजर्वेटिव तरीके एप्लीकेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो यू हैव टू थिंक, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर फूड के लिए मुझे कौन सा तरीका यूज़ करना है। अब कैसा होता है, घरों में पापड़ बनते हैं, पापड़, है ना, पापड़ बनते हैं कई लोगों के घरों में। पापड़ के अलावा जब मतलब कोई सब्जी का सीज़न होता है, फॉर एग्जांपल मेथी ठंडी के वक्त बहुत ज़्यादा आती है फेनुग्रीक, तो मेथी को मार्केट से लाकर उसकी पत्तियों को तोड़कर ड्राई करते हैं हम लोग सनलाइट में, ताकि पूरे साल भर हमको जहाँ भी ड्राई मेथी यूज़ करनी हो वहाँ यूज़ कर सके। कई लोग आम को काट के उसमें नमक मिर्ची लगाकर उसको धूप में रखते हैं, ताकि वो जो कैरी है आम की, है ना, उसको खा सके, खट्टा खट्टा लगता है। आंवले को भी करते हैं, राइट। या फिर अगर आप कोई भी मार्केट से अनाज खरीद के लाते हो, जैसे दाल चावल गेहूं, और आपका एम ये है कि 2 महीना 3 महीना 1 साल ये पर्टिकुलर अनाज मेरे घर में स्टोर रहना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करते हो, उस अनाज को स्टोर करने से पहले आप उसको धूप में क्या करते हो, ड्राई करते हो। यानी कि एक और तरीका होता है, आप क्या करो, उस पर्टिकुलर फूड के अंदर जितना भी मॉइस्चर है, देखो जिस भी फूड के अंदर पानी होता है, ठीक है, जिसके अंदर मॉइस्चर होता है वो फूड जल्दी खराब हो जाता है, और जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है वो फूड लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक, सालों साल तक आप क्या कर सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो। तो फूड को अगर स्टोर करना है तो आप उसको ड्राई कर दो, है ना। जैसा कि मैंने बताया पापड़ देखो ड्राई किए जाते हैं। अगर मान लेते हैं कोई चिप्स, आलू चिप्स बना रहा है, तो आलू चिप्स को क्या करते हैं, आई थिंक गरम गरम पानी में उबालते हैं, फिर उसको काट काट के आई थिंक धूप में सुखाते हैं। तो मैडम आलू को तो लेकिन पानी में उबाल लिया था आपने, तो इसीलिए तो धूप में सुखाया ताकि उसका सारा पानी चला जाए और वो लॉन्ग टाइम तक हम उसको क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो ड्राई करने से फ़ायदा ये होता है कि आप बेसिकली उसके अंदर का क्या कर लेते हैं, पानी को आप रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना पानी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जैसे किसी भी खाने को क्या करता है, आप लोगों का खराब करने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। ये एक तरीका है। सो दीज आर द सम मेथड्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ ऑन डेली बेसिस, हम अपने डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। बट मैडम कुछ खाने आपके ऐसे होते हैं जिनको भैया हम लोग इन तरीक़ों से नहीं कर सकते स्टोर, तो एक्चुअली आपको फिर कुछ केमिस्ट्री, कुछ साइंस के तौर तरीके आपको यूज़ करने पड़ते हैं। आप क्या करते हो, आप केमिकल्स का सहारा लेते हो। आप किसका सहारा लेते हो, आप केमिकल्स का सहारा लेते हो। मार्केट में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स आते हैं, आप उन केमिकल्स को यूज़ करते हो। जब भी आप मार्केट से कोई भी पैक्ड फूड खरीदते हो, कोई नूडल्स खरीद लिया, मैगी, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट्स, है ना, या तेल आपने खरीदा यूजुअली, है ना, या कोई भी चीज़ जो एडिबल है, या इवन दो आजकल तो खैर कॉस्मेटिक भी होते हैं ना, कि इतने महीनों में हम एक्सपायर हो जाएंगे, इस महीने के बाद हमें यूज़ मत करना। तो कोई भी चीज़ जिसे लॉन्ग टाइम में आप कंज्यूम करने वाले हो, चाहे स्किन पे लगाने वाले हो या फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर खाने वाले हो, उनको अगर स्टोर करना होता है तो भैया आज की दुनिया में केमिकल्स डाले जाते हैं। ये केमिकल्स उन पर्टिकुलर पैक्ड फूड्स को लॉन्ग टाइम तक, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आती है तब तक वो उसको क्या करता है, स्टोर मतलब प्रॉपरली ठीक रखता है, सुरक्षित रखता है। आपको अभी छोटे हो, आप 8th क्लास में हो, आपको अभी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े होगे डेफिनेटली आप आगे की क्लासेस में इन प्रिजर्वेटिव्स के नाम को भी आपको याद रखना पड़ेगा।
ना तो 9th में ना तो 10th में, ऑब्वियस है कि 12th वगैरह में, है ना। तो ये एक तरीका होता है केमिकल्स का प्रयोग करना। इन केमिकल्स के तरीके में ना एक केमिकल ना बहुत फेमस है जो आपको याद होना चाहिए। इसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं विनेगर और इसको हिंदी भाषा में कहते हैं सिरका। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सिरका। या फिर और भी एक दो केमिकल्स हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, इसीलिए मैं लिखवा दे रही हूँ। उनका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, उनका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। और दूसरे का नाम होता है, बोलो क्या, आप लोगों का सोडियम मेटा, एक मिनट नाम लिख लेते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये होता है ना। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको मार्केट में आने वाले जैम या फिर सॉस की बोतल या किसी भी प्रकार के फूड मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फूड मटेरियल लंबे समय तक, बोलो क्या होता है, चलता है ना, ये चलता है बराबर। तो ये वाले केमिकल्स हम यूज़ करते हैं। क्या ये केमिकल्स खाने के लिए सेफ होते हैं? ऑब्वियसली आप कोई भी केमिकल खाओ जो सिंथेटिक है उसको खाना सेफ नहीं होता है, बट क्या करें, मार्केट में अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना है आपको तो हम लोग करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़, है ना। लेकिन विनेगर इज़ गुड। विनेगर वाला जो तरीका है ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है, ये एक गुड मेथड में आता है। तो बेसिकली आप विनेगर को बैड मेथड नहीं कह सकते, विनेगर इज़ गुड, है ना। अब बस इसमें 2 टॉपिक्स हैं, वो छोटे से 2 टॉपिक्स सुन लो, उसके बाद हम इस टॉपिक को भी ओवर करते हैं। एक है ये जो मैंने ये वर्ड बताया ना, रीहीटिंग, हीट। इस टॉपिक से मुझे आपको 2 छोटे छोटे सब टॉपिक्स बताने हैं। पहला सब टॉपिक जो मुझे बताना है वो बताना है मिल्क से रिलेटेड। 2 नहीं है बल्कि एक ही सब टॉपिक है, मिल्क से रिलेटेड। कैसा होता है हमारे घर में जो दूध होता है, दूध को हम बार बार उबालते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे यहाँ ना तो मैं चाय पीती हूँ ना तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ, मैं कोई किसी भी प्रकार के किसी भी बेवरेजेस का कोई सेवन मैं नहीं करती। तो मेरे घर में दूध सिर्फ इसीलिए आता है ताकि हम हमारे रॉबी को दूध पिला सकें, बस, और किसी पर्पज़ के लिए नहीं आता। तो अगर मैं आधा लीटर दूध लेती हूँ तो मुझे 3 दिन चलता है। थोड़ा थोड़ा रोज़ सुबह वो पीता है, 3 दिन में उसका दूध का आधा किलो दूध वो पी जाता है, ठीक है। अब ऐसे में जब मुझे वो दूध को स्टोर करना होता है, जब मैं दूध मुझे मिलता है तो मैं उस दूध को बॉईल करती हूँ। बॉईल करने के बाद ऑब्वियसली इसको ठंडा करके, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले मिल्क जो हमारे घर में आता है उस मिल्क को सबसे पहले हम लोग हीट करते हैं। हीट करने का मतलब आपने उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, आपने उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर लिया, बताओ, आपने क्या कर लिया, मार डाला, ठीक है, बराबर, है ना। और उसके बाद हम लोग उस मिल्क को ठंडा करते हैं, कोल्ड मतलब, फिर उसको जाके हम लोग फ्रिज में रख देते हैं ताकि उसके अंदर और भी कोई नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप ना हो, राइट। तो ये होता है जो कि मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया कि आप उसको वापस से क्या कर लो, ठंडा कर लो, और आप उसको कहाँ रख दो, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख लो, ताकि जो ग्रोथ है आप उस ग्रोथ को बोलो क्या कर सको, स्टॉप कर सको। ठंडा टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, क्या नहीं होने देता है, खराब नहीं होने देता है। बट अब कई लोग पता है दूध वाले से दूध लेते हैं तो उन लोगों को ये प्रोसेस बार बार करनी पड़ती है, हीट, ठंडा, फ्रिज से निकाला, ठंडा, गर्म, फिर फ्रिज में रखा। वो ये नहीं कर सकते कि 3 दिन तक दूध को फ्रिज में ही पड़े रहने दें। लेकिन जो दूध के पैकेट हम लोग खरीदते हैं, अमूल का, हल्दीराम का और एक्सेट्रा ब्रांड्स जो भी आते हैं, जो मिल्क के पैकेट्स होते हैं, वो मिल्क के पैकेट्स, ठीक है, जल्दी स्पॉइल नहीं होते, ठीक है, वो जल्दी स्पॉइल नहीं होते। ऑब्वियस है कि अगर आप उन्हें फ्रिज में स्टोर नहीं करोगे, बाहर पड़े रहने दोगे एटमॉस्फेयर में, तो डेफिनेटली वो खराब हो जाएंगे, बट जल्दी नहीं होते, नॉट अर्ली स्पॉइल। कि अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये जल्दी स्पॉइल नहीं होते, ईजिली ये खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग जो टेक्निक यूज़ करते हैं, मतलब जो मिल्क उस पैकेट के अंदर जिसने भर के दिया, जो कंपनीज इन्होंने इसको भर के दिया, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक क्यों, मतलब हमारे दिमाग में सवाल आता है ना कि आखिर मैडम दूध पैकेट में जो आ रहा है उस पैकेट वाले दूध के साथ आखिर ऐसा क्यों। तो जो भी कंपनी है जिसने भी आपको ये दूध पैक्ड करके दिया है,
वो एक टेक्निक यूज़ करती है, यूज़ अ टेक्निक। वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ करती है, और उस पर्टिकुलर टेक्निक को हम लोग कहते हैं पाश्चराइजेशन। उस पर्टिकुलर टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन। ठीक है, बराबर। ये पर्टिकुलर टेक्निक जो है हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, उन्होंने एक्चुअली डेवलप की थी। ठीक है, डेवलप्ड बाय, पेपर में 1 मार्क का एमसीक्यू यहाँ से आराम से पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर टेक्निक किसने डेवलप की, तो लुईस पाश्चर। ये वो इंसान थे जिन्होंने इस टेक्निक को क्या किया, खोजा। क्या होता है मैडम इस टेक्निक में, मतलब ये पाश्चराइजेशन बेसिकली है क्या? पाश्चराइजेशन स्पेसिफिकली हम लोग मिल्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बराबर। इसमें देखो, आप जो घर में किचन में जब दूध या कोई भी अदर आइटम जब आप उबालते हो, गर्म करते हो, तो आप उसको ऑटोमेटिकली ठंडा होने देते हो, फिर फ्रिज में रखते हो, क्योंकि फ्रिज में हमको कभी भी गर्म चीजें रखने की हिदायत नहीं दी जाती है, राइट। बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो इस तरीके की पैकेजिंग करती हैं, ये लोग क्या करती हैं, आपके 30 सेकेंड्स तक, ठीक है, 15 से लेके 30 सेकेंड्स तक, ठीक है, 75 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, बाप रे, 75 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 75 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये मिल्क को क्या करते हैं, हीट करते हैं। और जैसे ही मिल्क गर्म हो जाता है तो उसको ऐसा नहीं करते कि अच्छा ठीक है मिल्क तुम अपने हिसाब से ठंडा होते रहना, ये इस गरम गरम मिल्क को सडनली एकदम ठंडे 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 चिलर में डाल देते हैं, और इसको सडनली क्या कर देते हैं, कोल्ड करके इसको तुरंत ये लोग क्या कर देते हैं, स्टोर। तुरंत ये लोग क्या करते हैं, स्टोर। तो हीटिंग करने से क्या हुआ, जितने भी माइक्रोब्स थे वो मर गए, और उसके बाद क्या हुआ, जब उसको सडनली फ्रिज में रख दिया, मतलब आपने वापस से माइक्रोब्स को पैदा होने का आपने क्या नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। और इससे आपने क्या कर लिया, आपने अपने फूड को माइक्रोब्स के ग्रोथ से प्रोटेक्ट भी कर लिया। सो दीज आर द टेक्निक्स बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट योर फूड फ्रॉम गेटिंग व्हाट, फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था फूड प्रिजर्वेशन को लेकर, जो कि हमने इसीलिए पढ़ा क्योंकि माइक्रोब्स कुछ हमारी लाइफ में अगर अच्छा करते हैं तो माइक्रोब्स कुछ काम हमारी लाइफ में बुरा भी करते हैं, ताकि हमें पता चले कि वो कौन सा काम वो लोग बुरा कर रहे हैं और उस बुरे काम से हमें किस तरीके से अपने फूड को बचाना है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारा एक ही छोटा सा टॉपिक रह जाता है, छोटा सा तो नहीं कहूँगी, बड़ा ही है, एक बड़ा सा टॉपिक रह जाता है। जिस तरीके से हमने ये पढ़ा था कि माइक्रोब्स किस तरीके से यूजफुल होते हैं, अब हमको ये भी पढ़ना है कि माइक्रोब्स किस तरीके से हार्मफुल होते हैं। तो इस टॉपिक को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस सेशन को यहाँ पे हम लोग ओवर करते हैं, ठीक है, और कल इसके आगे यहाँ से हम लोगों को कंटिन्यूशन में पढ़ना होगा। ठीक है, चलो फिलहाल मैं इस क्लास को भी यहाँ पे रोकती हूँ।